नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। तसर कोशा की हार्वेस्टिंग के समय ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। पशुओं में दूध ज्वर की समस्या और रोकथाम के उपाय। तसर रेशम कीट पालन झारखंड में तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश के कई किसान इस व्यवसाय से जुड़कर अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। फिलहाल जिन किसानों के यहाँ रेशम के कीट कोसों को बना चुके हैं, वे इनकी तुड़ाई से लेकर धागा निकालने तक किन किन सावधानियों को बरते, इस बारे में बता रहे हैं केंद्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान जिला रांची के वैज्ञानिक डॉक्टर जेपी पांडेय। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तरावस्था का कीट पालन तसर के जीवन चक्र में एक बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है और इस दौरान अगर आप फसल की देखरेख काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उत्पादन बहुत अच्छा होगा। इसमें 4-5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि सबसे पहला कि किसी भी दशा में हम एक पौधे पे 35 से 40 कीटों से ज़्यादा न डालें, क्योंकि अगर ज़्यादा कीटों को डालेंगे तो कीट में स्टार्वेशन होगा और भूखा रहने के क्रम में कीट को कोसा बनाने में काफ़ी दिक्कत होगी और पत्तियों का अभाव होगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु है किसान भाइयों कि जब भी हम किसी मृत कीट को देखते हैं, ऐसा कीट जो कि जिसमें वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, ऐसे कीटों को तत्काल कीट पालन प्रक्षेत्र से अलग हटा दें। 3 फीट गहरा गड्ढा अन्यत्र स्थान पे खोद करके और उसके अंदर से उसमें ब्लीचिंग पाउडर और चूना डाल करके फिर उस गड्ढे को ढक दें। तसर कीट पालन का काम जून और जुलाई महीने में मॉनसून की बारिश प्रारंभ होते ही शुरू हो जाता है। पहली फसल बीजू फसल कहलाती है, जिसमें 35 से 40 दिन में कोसा तैयार हो जाता है और द्वितीय फसल अक्टूबर और नवंबर महीने में प्रारंभ हो जाती है। यह व्यावसायिक फसल कहलाती है। फिलहाल अभी दूसरी फसल में कोसों का निर्माण हो रहा है। निर्माण के लिए कीट 2 से 3 पत्तियां इकट्ठा कर हैमक यानी आधार का निर्माण करता है। इसीलिए जरूरी है कि अंतिम अवस्था में कीटों को पर्याप्त पत्ती वाले पेड़ों पर रखें। अब हम आते हैं कोसा बनाने के क्रम में। जब एक कीट पालन की अवस्था में कीट ऐसी दशा में आता है कि जिस समय पे कोसा निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, उसके पहले कीट अपने शरीर में जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकाल देता है डेफिकेशन के थ्रू। इसके बाद कीट को एक ऐसे स्थान की आवश्यकता होती है जहाँ पे कीट हैमक फॉर्मेशन करके प्लस उसके अलावा पेडंकल का निर्माण करके कोसा का निर्माण शुरू करता है। अच्छे पत्तियों की टहनियों के बीच में जाकर के वो कोसा बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने वाला होता है। तो ऐसी दशा में अगर हम कीटों को डिस्टर्ब करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करेंगे, तो निश्चित रूप से कोसा बनाने का क्रम डिस्टर्ब हो जाएगा और उनके कोसा अच्छी गुणवत्ता के नहीं होंगे। इसके बाद किसान भाइयों सबसे अच्छा आता है कि आपके कोसा के कलेक्शन का कार्य। कोसा को जब काटने की प्रक्रिया आप प्रारंभ करते हैं, जैसे ही 4-5 दिन तक कोसे का स्पिनिंग का कार्य कीड़ के द्वारा किया जाता है, उससे 1 सप्ताह के उपरांत ही आप कोसा कलेक्शन का कार्य प्रारंभ करेंगे। अक्सर किसान कोसों की कटाई के समय सावधानी नहीं बरतते हैं, जिससे इतनी मेहनत करने के बावजूद किसानों को अच्छा लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे में कटाई के समय विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। हमेशा साफ मौसम में ही तैयार कोसों की कटाई करें। अगर कोसों बारिश में भीग गए हों तो बारिश समाप्त होने के लगभग 6 से 8 घंटों बाद कोसों की कटाई करें। कोसों की कटाई हमेशा तेज धार वाले सिकेटियर से करें।
और इसके दौरान हमको इन बातों का ध्यान रखना है कि जब कीट का स्पिनिंग की अवस्था है और कोसा काटने का क्रम है तो हम 1 या 2 कोसे को काट करके देख लें कि उसमें कोसा बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है कि नहीं। अगर प्रारंभ हो चुकी है, हम तत्पश्चात कोसा के कलेक्शन का कार्य प्रारंभ करते हैं और उसको काटने के बाद 100 कोसों की एक माला बनाते हैं और उस माला बनाते समय इन बातों का ध्यान रखते हैं कि सबसे पहला कि जो उसमें फ्लिमजी और कमजोर कोकून होते हैं, कट कोकून होते हैं, बीमारी ग्रस्त कोकून होते हैं और ऐसे कोकून जिनका शेप अच्छा नहीं है, डबल कोकून है, इस तरह के कोकून को हम उससे अलग कर लेते हैं। केवल एक ग्रेड के उच्च गुणवत्तापूर्ण कोकून का ही इस्तेमाल हम कोसा को ग्रेनेज उत्पादन के लिए करते हैं। आमतौर पर किसान भाई कोसों की कटाई के बाद सभी कोसों को एक साथ मिला देते हैं। ऐसे में कई बार स्वस्थ कोसों के साथ रोग ग्रसित कोसे भी मिल जाते हैं, जिससे पेब्रीन जैसे घातक रोग फैलने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसलिए कोसों की कटाई के बाद श्रेणीकरण जरूर करें और तैयार कोसों की जांच अवश्य करवाएं। बाकी दूसरे तरह के जो कोसा हैं, क्योंकि यहाँ पे किसान भाइयों जैसे आप लोग अवगत हैं कि कोई भी बनाया हुआ कोसा हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन सबसे उच्च गुणवत्ता का जो कोसा होता है उसको हम बीजागार के लिए उपयोग में लाते हैं और उसको बीजागार में ले जाकर के संरक्षित कर देते हैं। इन कोसों से फिर तितली का इमरजेंस होगा अगले साल जून जुलाई में और उस समय पे हम उससे फिर अंडा बनाने का कार्य प्रारंभ करेंगे। तो अगर कोसों के उच्च क्वालिटी के अच्छे गुणवत्ता वाले कोसे का चयन अगर हम अभी नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आने वाले दिनों में हमारा बीज उत्पादन प्रभावित होगा। कोसों की कटाई की छंटाई के बाद अक्सर किसान अच्छे कोसों को बीजागार ले जाते हैं, जहां पर उनका प्रयोग अगली फसल के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया को भंडारण कहा जाता है। इस दौरान किसानों को काफी सतर्कता से काम करना चाहिए। अगर बीजागार में कोसों को रखना हो तो बीजागार को साफ और स्वच्छ स्थान पर बनाएं और बीजागार में कीट पालन के दौरान उचित आर्द्रता और तापक्रम युक्त वातावरण बनाएं, क्योंकि इसमें की गई लापरवाही आपकी आगामी फसल को भी प्रभावित कर सकती है। दूसरा किसान भाइयों, ऐसे किसान भाई जो प्रोग्रेसिव किसान हैं, अपने कोसे का उपयोग करना चाहते हैं, मार्केट में बेचना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने कमर्शियल क्रॉप किया है, उसके लिए क्या व्यवस्था है कि आप कोसा बना करके कोसा के उपरांत उसको ले जा करके धूप में सुखा लें, अपने नजदीकी केंद्र में जहां कोसा की बिक्री की सुविधा है वहां पे बेच दें। अगर आप चाहते हैं कि इस कोसे को स्टेपलिंग करना है तो हमारे जगह जगह पे हमारे राज्य सरकार के माध्यम से कोसा के स्टेपलिंग के भी चैम्बर हैं, प्लस कोकून के खरीद की व्यवस्था भी हमारे आरएमबी भाषा के द्वारा की जाती है। लोकल मार्केट में आपको अच्छा मूल्य मिले इसके लिए व्यवस्था दी गई है। तो किसान भाइयों, कोसे का जब कलेक्शन कर रहे हैं उसमें इन बातों का ध्यान रखें कि अच्छे और उच्च गुणवत्ता के ही कोसे का चयन करें, जिससे आने वाले दिनों में आपको अच्छे से अच्छा सीड का उत्पादन हो, आपका बीज भी अच्छा उत्पादित हो और आने वाले दिनों में आपको इसका लाभ मिले। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। डेयरी व्यवसाय से जुड़े किसान ये अच्छी तरह जानते हैं कि समय समय पर पशुओं में कोई समस्या आती रहती है और समस्याएं पशुओं के प्रबंधन में बरती गई लापरवाहियों से ज्यादा होती है। ऐसी एक समस्या है दुग्ध ज्वर की, जो कि अधिक दूध देने वाले पशुओं में होती है। इसीलिए पशुओं को इससे बचाने के लिए सही प्रबंधन करना बेहद जरूरी है, जिसके बारे में बता रहे हैं रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय रांची के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण कुमार। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग मिल्क फीवर या दुग्ध ज्वर के बारे में बात करेंगे। ये एक प्रोडक्शन डिजीज से रिलेटेड है, जो अधिक दूध देने वाली जो पशुएं होती हैं और उसमें इसे बीमारी होती है और ये इसका मुख्य कारण होता है कि कैल्शियम की कमी।
दूध में वो जो जो पहला दूध होता है उसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो अधिकतर ये जो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि पहला दूध है, तो अधिकतर ये जो होती है बच्चा देने के बाद ये बीमारी होती है और ये 24 से 48 घंटे में ये बीमार हो जाता है। दूध ज्वर रोग को मिल्क फीवर एवं दुग्ध बुखार के नाम से भी जाना जाता है। पशुओं के लिए ये रोग बहुत घातक सिद्ध होता है। गाय भैंस में प्रसव के 2 से 3 दिनों के अंदर इस रोग के होने का खतरा अधिक होता है। समय रहते यदि पशुओं का इलाज नहीं किया गया तो पशुओं की मांसपेशियों में लकवा भी हो सकता है। ये रोग रक्त में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। कोलेस्ट्रम में रक्त से 12 से 13 गुना अधिक कैल्शियम होता है। प्रसव के बाद कोलेस्ट्रम के साथ अधिक मात्रा में कैल्शियम शरीर से बाहर आ जाता है। प्रसव के बाद अचानक कोलेस्ट्रम निकल जाने के बाद हड्डियों से शरीर को तुरंत कैल्शियम नहीं मिल पाता। प्रसव के बाद पशुओं को संतुलित आहार नहीं मिलने के कारण भी ये रोग होता है। पशुओं के आहार की मात्रा एवं गुणवत्ता में अचानक कमी आने से भी इस रोग के लक्षण नजर आने लगते हैं। और इसमें है कि कैल्शियम की कमी होने के कारण दूध में कैल्शियम आ गया और सही मात्रा में इसको कैल्शियम नहीं मिला, या कोई कारण से हम लोग लास्ट मंथ में हम लोग इसको कैल्शियम पिलाते रहे, तो कैल्शियम पिलाते रहने से उसमें उसको कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का जो ताकत है वो ख़त्म हो जाती है। तो वो जैसे ही बच्चा देती है तो उसके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है और कैल्शियम की कमी होने के कारण मस्कुलर स्ट्रेंथ नहीं रहता है, मांसों में उसके इतनी ताकत नहीं रहती है और गाय बैठ जाती है। और ये ज़्यादातर 3 से 4 बियान के बाद गायों में होती है, जब दूध उसका धीरे धीरे कैल्शियम रिजर्व जो बोन होता है वहाँ से भी कैल्शियम निकलने लग जाता है, तो वो उसमें ज़्यादा होने लगता है। पशुओं में दूध ज्वर रोग 3 अवस्थाओं में होता है। दूध ज्वर रोग की पहली अवस्था में पशु प्रसव से पहले उत्तेजित हो जाते हैं, खाना पीना बंद या कम कर देते हैं, पशुओं के दांत किटकिटाने लगते हैं, पशुओं के शरीर एवं पिछले पैरों में अकड़न की समस्या शुरू हो जाती है, आंशिक लकवे के कारण पशु गिरने लगते हैं। दूसरी अवस्था में पशु गर्दन मोड़कर बैठे रहते हैं, पशुओं को उठने एवं खड़े रहने में कठिनाई होती है, पशुओं का शारीरिक तापमान सामान्य से कम हो जाता है, रोग से प्रभावित पशुओं के पैर और शरीर ठंडे हो जाते हैं। तीसरी अवस्था में पशु ज्यादातर समय फर्श पर लेटे रहते हैं, पशु बेहोशी की हालत में आ जाते हैं और उनका शारीरिक तापमान कम हो जाता है। अधिक समय तक बैठे रहने के कारण पशुओं में आफरा रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। दूध का उस समय जैसे ही बच्चा देती है तो उस समय दूध का उत्पादन बहुत अधिक होता रहता है, तो उसमें कैल्शियम का लॉस होता रहता है और अगर ये कैल्शियम पूरा नहीं हुआ, उसकी मात्रा नहीं मिली, तो वो गाय बैठ जाती है और फिर उसको हम लोग को खड़ा करने में, दूध का उत्पादन लेने में बहुत मुश्किल आती है। गाभिन के समय में, जब बच्चा देने के समय में अगर प्रॉपर देखभाल और पूरा खान पान नहीं हुआ तो ये कैल्शियम की कमी आ जाती है और इससे पशुपालकों को जानवरों का नुकसान भी हो जाता है और साथ में उत्पादन बहुत प्रभाव होता है। उत्पादन पूरा गिर कर के 10% दूध का उत्पादन रह जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसके लिए हमें सबसे पहले जो है कि पार्चुरेशन से पहले जब हम लोग लगे कि आप बच्चा देने वाली है, अगर उस समय अगर हम लोग व्यवस्था कर लें, कैल्शियम उसको पिला दें, अगर नहीं उस समय नहीं पता चला, अगर अचानक ही बच्चा आ गया तो उस समय भी हम लोग कैल्शियम का जेल आता है, किसी भी कंपनी का जेल करके कैल्शियम का जेल आता है, पूरे बॉटल आते हैं, 2 बॉटल लेके, एक बॉटल उसी समय पिला दीजिए और एक बॉटल 12 घंटे के बाद पिला दीजिए। तो उससे जो है जो शरीर में कैल्शियम की कमी होगी वो उसको पूरा कर लेता है। अगर गाय दूध अधिक देने वाली है तो उसमें हम लोग एक बार और 24 घंटे के बाद एक बोतल और पिला सकते हैं। प्रसव से 3 महीने पहले पशुओं के आहार में अधिक कैल्शियम एवं फास्फोरस शामिल करें। पशुओं के आहार में सूखी घास एवं हरा चारा भी शामिल करें। प्रसव के बाद पशुओं को संतुलित आहार का सेवन कराएं। इस रोग के लक्षण नजर आने पर तुरंत पशु चिकित्सक से परामर्श करें। दूसरी व्यवस्था है कि जब गाय बच्चा देने वाली हो, लास्ट मंथ में हो, तो उस समय कैल्शियम के पिलाना उसको बंद कर दें। उसको ऊपर से सप्लीमेंट के रूप में बहुत से किसान भाई कैल्शियम देते हैं,
तो उसको नहीं देना चाहिए। उसके जैसे ही बच्चा देती है उसके बाद हम लोग कैल्शियम को शुरू कर सकते हैं, लेकिन लास्ट के महीने में न दें तो ये बीमारी नहीं होगी। लेकिन एक बार जब अगर ये बीमारी हो गई, जब देखे कि बच्चा देने के कुछ घंटे के बाद, 24 घंटे 48 घंटे के बाद अगर वो बैठ गई है, तो हम लोग को इसका उपचार करना चाहिए। और उपचार करने के लिए जो उचित मात्रा में जो कैल्शियम का जो है वो नस के द्वारा इसमें चढ़ाया जाता है। लेकिन ये बहुत ही डेलिकेट होता है, इसलिए पशु चिकित्सक के सलाह पर ही वहाँ पर और उनके प्रेजेंस में, उनके उपस्थिति में ही इसकी इलाज करानी चाहिए। अगर देरी हो गई और गाय बैठ गई तो फिर वो खड़ी नहीं हो पाती है, फिर दूसरा डॉनर्स काउ सिंड्रोम में चला जाता है और वो कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए तुरंत कैल्शियम जो है खून के नली से चढ़वाएं और पशु चिकित्सक के सलाह पर उनकी उपस्थिति में करें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। रबी में ली जाने वाली दलहनी फसलों में मसूर मुख्य फसल है, जो इस समय बढ़वार की अवस्था लिए खेतों में खड़ी है। इस फसल से अच्छी क्वालिटी की भरपूर उपज मिले, इसके लिए जरूरी है फसल में कुछ जरूरी प्रबंधनों को करना पड़ता है। तो कौन कौन से हैं ये प्रबंधन, इस बारे में जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। किसान भाई, जिन लोगों ने मसूर की बुआई कर रखी है उनमें अगर सस काट की बात करें तो उसमें जो है सो अभी 20 से 25 दिन बाद जो है हम लोग निकाई गुड़ाई जो है एक कर सकते हैं। उसके बाद जो है सो दूसरी निकाई गुड़ाई जो है आवश्यकता अनुसार 40 से 45 दिन बाद जो है हम लोग कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग को जो है 50 दिन तक जो है खेत को जो है सो खरपतवार से मुक्त रखना है। इससे जो है सो अच्छा पैदावार जो है हम लोग को मिल सकता है। किसान भाइयों, मसूर की फसल के साथ कुछ खरपतवार भी उग जाते हैं, जो कि फसल के साथ खाद, उर्वरक, हवा, पानी और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे फसल का सही विकास नहीं हो पाता और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप अपनी फसल में निराई गुड़ाई कर खरपतवारों को समय समय पर निकालते रहें, जिससे फसल की बढ़वार तो अच्छी होगी ही, साथ ही साथ मसूर की फसल से अधिक उत्पादन भी मिलेगा। किसान भाई जो है सो इसमें जो है सो खाद की बात करें तो इसमें जो है सो 5 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है सो हम लोग सो बोरिक्स का जो है स्प्रे से 30 से 40 दिन बाद जो है सो कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगर सिंचाई की बात करें तो इसमें सिंचाई जो है सो 45 से 50 दिन बाद हल्की सिंचाई कर सकते हैं, जिसमें हम लोग का जो है सो फली में दाना आने लगता है, उसमें हम लोग हल्की सिंचाई कर सकते हैं। और इसमें जो है सो कीट की बात करें तो इसमें 2 प्रकार के कीट लगते हैं। पहला है फली छेदक। इसके उपचार के लिए जो है हम लोग जो है सो प्रोपेनोफॉस 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से जो है सो हम लोग खेत में छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा हम लोग जिसको एफिड कहते हैं, इसको माहू भी कहा जाता है, वो उसके लिए जो है सो हम लोग जो है सो उपचार के लिए जो है सो इमिडाक्लोरोपिड जो है सो 0.3 ml प्रति लीटर के हिसाब से जो है सो हम लोग खेत में छिड़काव करके उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सो मसूर में जो है सो फफूंद जनित बीमारियों का जो है प्रकोप देखा गया है। इसमें जो पहला है
जिसको हम लोग रस्ट कहते हैं, रतुआ भी इसको हिंदी में कहते हैं। इसके लिए जो है सो हम लोग जो है सो उपचार के लिए जो है सो जो मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के जो है सो खेत में अगर देखा जाए तो स्प्रे कर सकते हैं। उसके अलावा जो रस्ट से बहुत सारी रेसिस्टेंट वेराइटियाँ हैं, जैसे हल 57, IPL 220 का हम लोग जो है उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सो विल्ट एक बीमारी है जिसको उकटा रोग भी कहा जाता है। उसके लिए जो है सो हम लोग जो है सो रेसिस्टेंट वैरायटी का जो है सो हम लोग जो है सो उपयोग कर सकते हैं और फफूंदीनाशक का भी हम लोग स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, खड़ी फसल में उकठा रोग का प्रकोप दिखाई देने पर रोग ग्रसित पौधों को सावधानी पूर्वक उखाड़कर नष्ट करें। उकठा रोग रोधी किस्मों का चयन करें। बीज को बुआई से पहले 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी से प्रति किलो बीज को उपचारित करें। इसके अलावा उचित फसल चक्र अपनाएं। हम लोग का मसूर जब 75 से 80% में फलियां जब तैयार हो जाए तो हम लोग इसका जो है सो हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसका जो उपज है वो लगभग 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग का जो अच्छे प्रभेद लेने पे जो है सो आ जाता है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है लखनऊ जिला मधुबनी से सूरज कुमार जी ने। आपने नींबू के बाग लगा रखे हैं और इसमें तितली कीट का प्रकोप हो रहा है और आप इसकी रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सूरज जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। तो नींबू वर्गीय फसलें उन फसलों की श्रेणी में आती हैं जिनमें कीट पतंगों का प्रकोप बहुत होता है और यदि आप इनको नियंत्रित नहीं कर पाए तो इसकी उपज में बहुत ज़्यादा हानि होती है। जो नींबू वर्गीय फसलें हैं इनमें तो किसान भाइयों, जो सबसे पहला कीड़ा है नींबू की तितली या लेमन बटरफ्लाई, अंग्रेजी में इसको लेमन बटरफ्लाई बोलते हैं। ये जो मुख्य रूप से जो कीड़ा होता है इसमें 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। इसमें जो अंडा, इसकी फिर अंडे के बाद इल्ली निकलती है उससे, फिर ये संखी अवस्था में बदल जाती है। इल्ली होती है इसकी जो फसल को खाती है, संखी जो है इसकी एक रेस्टिंग स्टेज होती है या आप कहें सुसुप्त अवस्था होती है। इसके अलावा वयस्क होता है, वयस्क का काम इसमें प्रजनन करना होता है और जगह जगह अंडे देना होता है। किसान भाइयों, अभी आपने नींबू की तितली कीट की पहचान के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं कि ये कीट नींबू के बाग को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है, इसके बारे में। किसानों की रुचि के अनुसार जो जानने वाली बात ये होती है वो ये है कि नुकसान कैसे करती है। तो किसान भाइयों, इसकी जो सूढ़ी अवस्था है, इल्ली ये होता है, इसको सूढ़ी बोलते हैं, जो इल्ली वो नुकसान वाली होती है। ये क्या करती है किसान भाइयों, अगर शुरुआत में इसका प्रकोप हो जाता है, कोमल पत्तियों और शाखाओं को खाती है और उनको खाकर ये खत्म कर देती है। इनका प्रकोप जब फसलें छोटी होती है, मुख्य रूप से नींबू जब होता है तो उसमें समय प्रकोप होता है तो उसकी पत्तियां खा लेती हैं। अब जैसा कि किसान भाई जानते होंगे कि जो अपने जो पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बिना पत्तियों के नहीं हो पाती। यदि पत्तियों की संख्या कम हो जाती है तो फसलों को फसल की उपज में बहुत ज़्यादा हानि होती है, कर देती हैं। तो ये इस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं किसान भाइयों। जब बहुत ज़्यादा प्रकोप हो जाता है तो जो पौधा होता है या जो वृक्ष होता है उस पर फल लगता ही नहीं है। तो इसलिए किसान भाइयों को इसको नियंत्रित करने की बहुत आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, नींबू की तितली कीट द्वारा नींबू के बाग को अधिक हानि पहुंचाई जाती है। आप इस कीट के नियंत्रण के लिए क्या करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। अब अपन जो किसान भाइयों के इंटरेस्ट है कि इनको किस तरह नियंत्रित करना चाहिए, तो सबसे जो बड़ी बात है जो इनको किसान भाइयों को जो ध्यान रखना चाहिए कि अपने बाग बगीचों को स्वच्छ रखें, खरपतवार रहित रखें, खरपतवार नहीं लगे हों, जिससे इनका क्या होता है, इनकी बहुत सारी अवस्थाएं ऐसी हैं जो खरपतवारों में पलती हैं। सूढ़ी और संखी इसकी दिखाई देती है ऊपर से, आप इनको हाथ से चुनकर भी नष्ट कर सकते हैं। इसका प्रकोप ज़्यादा हो रहा हो और आपको लगता है कि आर्थिक क्षति स्तर से ज़्यादा है और आपकी फसलों में कुछ हानि होगी तो इसको नियंत्रित करने का उपाय करें। तो इसमें बहुत सारे कीटनाशी दवाइयाँ आती हैं तो उसमें दवाई डाल सकते हैं। जैसे इंडोक्साकार दवाई होती है, मतलब 500 ml दवा लगती है इसमें 1 हेक्टेयर के लिए। तो इसमें वृक्षों में जो आप उपयोग करें वो ध्यान रखें कि 5 ml दवा 15 लीटर का जो पंप होता है उसमें डालें। फिर इसका जो स्प्रे करने वाला पंप उनसे स्प्रे करें। स्पाइनोसाइड है, इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। पहले प्रयास आपका ये होना चाहिए कि बिना दवाइयों के नियंत्रित
करने की कोशिश करें, कुछ इस तरह का प्रयास करें कि बिना दवाइयाँ ना डालना पड़े और कंट्रोल हो जाए। यदि इसके बाद भी आपको प्रकोप दिखाई देता है तो फिर आप दवाइयाँ डालें। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।